हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपने पीछे के जो पार्ट्स हैं वो ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। 5 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी, नंबर 2 बूम, नंबर 3 डिक्लाइन, नंबर 4 डिप्रेशन, नंबर 5 रिकवरी। सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। देखिए, एक जनरल लाइन होती है, एक सामान्य स्तर होता है बिजनेस का। उसे हम जनरल लाइन भी कह सकते हैं, सामान्य स्तर भी कह सकते हैं। जब बिजनेस एक नॉर्मल रूट पे चल रहा होता है, उसके बाद जो है अचानक जो वहाँ की जो इकोनॉमी का स्केल है वो बढ़ने लगता है, वहाँ की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ने लगता है, तो एक प्रोस्पेरिटी लेवल आता है। इस प्रोस्पेरिटी लेवल के अंदर जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो अचानक बढ़ जाती हैं, और अचानक बढ़ जाती हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा इनकम रेट, वो सब तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है बूम, यानी कि तेज़ी की। जब तेज़ी आती है तो उसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ का लेवल है वो अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है। एम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा रेट, जीडीपी रेट, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और ये अपने एक ऑप्टिमम सिचुएशन यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुँचती है। उसके बाद डिक्लाइन यानी कि अवनति होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ का जो लेवल है वो कम होने लगता है, गिरने लगता है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट में भी गिरावट आती है, सेल्स प्रॉफिट्स कंपनियों के गिरने लगते हैं, ग्रोथ रेट गिरने लगती है, जीडीपी का डाटा गिरने लगता है, और ये गिरता है धीरे 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 धीरे, और आगे जाके एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो अपने नॉर्मल लेवल है उससे भी नीचे चला जाता है, और फिर इस एक्टिविटी को कंटिन्यू गिरते 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 वो अपनी अगली स्टेज यानी कि डिप्रेशन, जिसे हम मंदी कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। ये इसका एक बॉटम लेवल है। अब इस बॉटम लेवल पर जो एक एक्टिविटीज़ हैं वो लगभग बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम हो जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। जीडीपी जो है अपने लोएस्ट लेवल पे होती है। जो कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट्स हैं वो अपने लोएस्ट लेवल पे होते हैं। ये सबसे एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है इकोनॉमी का। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो नेचुरल बात है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने कुछ स्टेप्स उठाती हैं इसको रिकवर करने के लिए, काफ़ी पैसा लगाती हैं। जो आज की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, वो लगभग इसी सिचुएशन पे खड़ा है, पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन के दौर पे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपने बिल्कुल जीरो लेवल पे आ चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, और हर एक देश की इकोनॉमी का जो लेवल है बिल्कुल लोएस्ट स्टेज पे पहुँच रहा है। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है? नेचुरली बात है, गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है ताकि इस दायरे से बाहर आए। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ने लगती है, उसे हम रिकवरी फेज कहते हैं, यानी कि पुनरुत्थान। इस रिकवरी फेज से धीरे धीरे एक्टिविटी में बढ़ावा आता है, वो अपनी जो नॉर्मल लाइन है जो जनरल बिजनेस की, वो उसके पास पहुंचती है। जब उसके पास पहुंचती है तो ये साइकिल फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वंस अगेन प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी। ये ध्यान रखना, ये जो साइकिल है पूरे वर्ल्ड में हर जगह हमेशा ही रहती है। वो अलग बात है, एक देश जो है एक समय में प्रॉस्पेरिटी में हो सकता है, और उसी समय में कोई दूसरा देश बूम में हो सकता है, और कोई तीसरा देश डिक्लाइन स्टेज में होता है। तो नेचुरली बात है, एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्कैन करते वक्त एक बिजनेसमैन को ये सोचना होता है कि वो जिस देश का सिलेक्शन कर रहा है वो इस टाइम किस स्टेज पे है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी स्टेज पे है, बूम स्टेज पे है, डिक्लाइन स्टेज पे है, डिप्रेशन स्टेज पे है, या रिकवरी स्टेज पे है। उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि उसे उस कंट्री में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ जो है, देखिए 1944 में ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएस में। वहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ था, एक आईएमएफ का और एक वर्ल्ड बैंक का। 1944 में इसके ऊपर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी,
उसके बाद 27 दिसंबर 1945 को IMF का सही तरीके से वर्किंग स्टार्ट हुई। जो IMF है इसका मकसद था, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 जो वर्ल्ड की करेंसीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया था। लोगों का जो है ट्रस्ट करेंसी पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। केवल एक जो US डॉलर है उस पर लोगों का ट्रस्ट था, और या फिर गोल्ड पर लोगों का ट्रस्ट था। तो नेचुरल बात है, वर्ल्ड की जो बिजनेस है वो काफ़ी एक तरीके से संकुचित हो गया था, एक नैरो सेगमेंट में पहुंच गया था। तो इस IMF इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई ताकि जो वर्ल्ड की करेंसी है उसमें फ्लक्चुएशन को रोका जाए, उसमें एक स्टेबिलिटी लाई जाए। IMF के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं ओरिजिनल मेंबर, दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। ओरिजिनल मेंबर वो होते हैं जिन्होंने ब्रेटन वुड्स में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने वहाँ पर उसकी मेंबरशिप ले ली थी। जो इसके IMF के जो मेंबर्स हैं उसमें 44 मेंबर जो हैं वो ओरिजिनल है, बाकी ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं। सेकंड आता है वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक भी उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट है, वो भी उसी से इसका उदय हुआ। ब्रेटन वुड्स में देखा गया कि जो आफ्टर वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बहुत से नेशंस बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं, तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी था, जिसके लिए IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक जो है नेचुरली बताया जो ज़्यादातर देशों को, खासकर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप सभी नेशंस को लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपनी देश की एक्टिविटीज़ को उठा सकें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और अपने वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। जो लोग जो भी देश जो है वो IMF के मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर बन जाते हैं। इसके भी दो तरह के सदस्य हैं, एक ओरिजिनल एंड दूसरे ऑर्डिनरी। जिन कंट्रीज़ ने 31 दिसंबर 1945 तक IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो सदस्यता स्वीकार कर ली थी उन्हें ओरिजिनल मेंबर कहते हैं और बाकी को ऑर्डिनरी मेंबर कहते हैं। थर्ड आता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इन दोनों की कंपैरिजन में एक नई कॉन्सेप्ट है। इसको इन्होंने इस WTO ने जो वर्क है वो 1 जनवरी 1995 की 1995 से स्टार्ट किया। इससे पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसको रिप्लेस किया गया WTO की थ्रू। WTO का जो मकसद था वो था फ्री ट्रेड को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा और टैरिफ को कंट्रोल करना, जो टैरिफ बैरियर है उनको रिमूव करना। जो पूरे वर्ल्ड को, जो WTO का एक जो मिशन है वो है पूरे वर्ल्ड को एक विलेज की तरह क्रिएट करना, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल फ्री फ्लो किया जा सके। WTO ने काफ़ी वर्क भी किए हैं, ये रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाता है जो बाकी नेशंस को मानने होते हैं। WTO काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि बहुत से जो देश हैं उनके आपस के जो ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स होते हैं उनको WTO के द्वारा ही सॉर्ट आउट किया जाता है। जो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स हैं उसके ऊपर भी रूल्स और रेगुलेशंस जो है WTO बनाता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी, क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। UNCTAD की जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी। ये UNO द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, ताकि डेवलपिंग नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इंक्रीज लाया जा सके, जो डेवलपिंग नेशंस को जो फाइनेंशियली हेल्प चाहिए उसको आसानी से प्रोवाइड किया जा सके, और जो स्पेशली वेरी पुअर कंट्रीज़ हैं, वेरी अंडर डेवलप कंट्री हैं, उनको आसानी से लोन अवेलेबल कराया जा सके। नेक्स्ट, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द डेवलप्ड नेशंस एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस। यहाँ जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को अपने देश में इंटरनेशनल ट्रेड करने पर कुछ टैरिफ में छूट देते हैं, कुछ रियायतें प्रदान करते हैं, जिससे कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो आसानी से इन डेवलप्ड नेशंस में अपने माल को बेच सकें। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस यानी कि GSTP। ये जो है 43 डेवलपिंग नेशंस का आपस में एक एग्रीमेंट है।
इनका मकसद है एक डेवलपिंग नेशन जो है वो अदर डेवलपिंग नेशंस को कई तरह की जो है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस के आप जो आपस में ट्रेड है उनको प्रमोट करना, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। नेक्स्ट आता है आपका काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, जिसमें एक नेशन दूसरे नेशन के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि मैं आपकी कंट्री से इतने अमाउंट का गुड्स इंपोर्ट करूंगा, बदले में आपको भी मेरी कंट्री से इतने ही अमाउंट का गुड्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से ये काउंटर ट्रेड है। मैंने आपसे आपकी कंट्री फॉर एग्जांपल मैंने आपकी कंट्री से इतने अमाउंट का यानी जस्ट लाइक 200 करोड़ का स्टील बाय किया, बदले में आप हमारी कंट्री से 200 करोड़ का कपड़ा बाय करेंगे। तो नेचुरली बात है इसे काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों नेशंस को फॉरेन करेंसी इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं होती, पेमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं आती। और नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है दोनों की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। और एक और फ़ायदा ये होता है कि दोनों ही नेशंस का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि जो व्यापार है वो प्रतिकूल नहीं होता। तो ये बेनिफिट्स रहते हैं। इसको आप एक तरीके से बार्टर ट्रेड एक्सचेंज भी कह सकते हैं, जब कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है तो काफ़ी नेशंस आपस में एक रीजनल यानी कि मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये जो रीजन्स हैं ये कई तरह से अलग अलग बनाए गए हैं, जो अपने ही जो इस रीजन्स का पार्ट होता है उसको कई तरह के टैरिफ एंड नॉन टैरिफ में ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो इस रीजन से बाहर के नेशंस होते हैं उनके लिए अलग टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स रखते हैं। काफ़ी फेमस जो रीजन्स हैं जस्ट लाइक EU, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, साफ्टा, एशियान, सार्क, ब्रिक्स, ये बहुत फेमस है। जो इन नेशंस जो कंट्रीज़ जो हैं इन रीजन्स की मेंबर होती हैं, उन जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कोई नेशन जो है वो EU यानी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उस पर बहुत ही कम टैरिफ लगाते हैं, उनके ऊपर बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन जो EU से बाहर के नेशंस हैं जब वही EU की कंट्री से ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा टैरिफ होते हैं, उनके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इनका मकसद होता है उस पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी को डेवलप करना। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना एनवायरनमेंट को स्कैन किए कभी भी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं चला सकते। नंबर 1, एंट्री टू फॉरेन मार्केट। सबसे पहला तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्कैन करना इसलिए ज़रूरी है कि एक कंपनी को ये तय करना होता है कि उसको अपने बिजनेस को फ़ॉरेन में लेके जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी काफ़ी होते हैं। फ़ायदे इस संदर्भ में होते हैं कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेशन में माल बेच सकता है, अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पे फेमस कर सकता है, अपनी एक ब्रांड इमेज बना सकता है। लेकिन काफ़ी नुकसान भी होते हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अदर नेशंस के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो चेंज आता है उसका भी इम्पैक्ट उस कंपनी पर पड़ता है। सेकंड आता है सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ एंट्री। इसके बाद कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि किस मोड के थ्रू एंट्री करेगी अगर वो इंटरनेशनलाइज होना चाहती है। दो वे होते हैं, एक तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट के थ्रू में तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो खुद का अपना जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करता है। वो खुद या तो माल डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है या अपने खुद के एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है अदर नेशंस में। इनडायरेक्ट रूट में जो है वो अपना माल जो है बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस को या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बेच देता है। आगे ये जो एक्सपोर्ट हाउसेस या कंपनीज़ हैं वो फिर अपने ही नेम से दूसरे नेशंस में माल बेचती हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर का है उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कोई कंट्रोल नहीं होता। एक और वे होता है ट्रेड रूट और इन्वेस्टमेंट रूट। ट्रेड रूट में कंपनी क्या करती है, अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट के थ्रू बेचती है। इसके लिए वो दूसरे नेशन में कोई सब्सिडरी वगैरह नहीं खोलती है, वो केवल अपना जो माल है वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर देती है। वो ऐसी कंपनियां उस रूट को वो अपनाती हैं जो अपनी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन को सिर्फ बेचना चाहती हैं या अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी को यूज़ करना चाहती हैं। यानी कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म होता है रादर देन लॉन्ग टर्म।
दूसरी ओर वो कंपनियां जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अपने एक्सेस प्रोडक्शन को बेचना चाहती हैं, अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाना चाहती हैं लगातार, वो जो है दूसरे नेशंस में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी कि अपनी सब्सिडरी कंपनी खोलती हैं और वहाँ की जो सब्सिडरी कंपनी है उस नेशन के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट मॉडिफाई करती है, कस्टमाइज़ करती है। इसके लिए कंपनी को ये भी देखना ज़रूरी है कि जो दूसरे नेशंस है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, क्योंकि जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके बदले में उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़। ध्यान रहे हमेशा जो बिजनेस जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, टाइम टू टाइम इस एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है, बहुत गतिशील है और परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो कंपनियां अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं। हम हर वक्त कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो कोई ना कोई थ्रेट्स आ रहा है। अब एक एग्जांपल अभी ले सकते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, लोग लॉकडाउन में हैं, लोग अपने घरों में हैं, आप भी जो स्टडी है वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो जहाँ दूसरी कंपनियों के लिए एक नुकसानदेह सिचुएशन है, वहीं पे ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रहे हमेशा कंपनी को जो है अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको ग्रैब करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए।